सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और बोल न्यूज़ की जानिब से ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। जैसा कि आपको पता है जी ईद का दिन है, तो मैं भी ईद वाले कपड़ों में आपको नज़र आ रही हूँ ईद की तैयारियों के साथ। तो मेरे साथ बहुत ही प्यारी सी गेस्ट मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं तारुफ़ करवाऊँ, ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा हर पार्टी में आप समझ लें कि बिल्कुल फ्रंट पे आकर लीड किया, और ये फ्रंट पर आपको नज़र आती हैं क्योंकि पार्टी का फेस बनना या स्पोक्स पर्सन बनना, या अगर मैं अक्सर कहती हूँ कि जो वजारत इत्तलात, ये एक ऐसी वजारत होती है जिसमें आपको बोलने का हुनर आना चाहिए, लोगों को हैंडल करना आना चाहिए, और आपको पता है फिर सहाफ़ियों के सवाल जो हैं उनका जवाब देना आना चाहिए। बड़ी दबंग खातून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी, मेरी फैमिली की तरफ से भी, हम सब की तरफ से आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, इस आगे जाके बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे सियासी बातें कम करें, लेकिन चूंकि आप सियासतदान है तो कहीं ना कहीं अगर सियासत पे बात चली गई तो पहले से माजरत। तो पहले हम शुरू करते हैं कि ईद आप कैसे गुजारती हैं। ईद का दिन सुना है कि सियासतदानों का बड़ा मुख्तलिफ गुजरता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सियासतदान भी इंसान ही होते हैं, तो वो भी तो ईद बनाते होंगे। देखिए, सियासतदानों के लिए तो ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, उनकी मसरूफियत बढ़ती या कम नहीं होती है, क्योंकि दो तरह की मसरूफियत में वो इंगेज होते हैं। एक फैमिली जिसकी उनके साथ जुड़ी एक्सपेक्टेशंस और फिर जिम्मेदारियाँ, उसके साथ वो अपने अपने हलके के अंदर जो आपके वेल विशर्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, फिर मुस्तहिक और नादार अफराद हैं, उन सब की आपके साथ जुड़ी उम्मीदें होती हैं। हर ईद जो होती है वो उन लोगों को हमारे साथ जोड़ती है इस तरह से कि बड़ी ईद है चूँकि कुर्बानी का गोश्त है, लेकिन उससे पहले जो महंगाई के सताए मुतासरीन हैं, जिस तरह से तनख्वाहदार तबका हो या रेडी वाले से लेके दुकानदार और फिर उससे ऊपर वाली क्लास, वो हर कोई जो भी आएगा ये की बात करेगा, डॉक्टर साहबा की हो रहा है, डॉक्टर साहबा पाकिस्तान किधर जा रहा है, डॉक्टर साहबा ये इस मुल्क की कोई अच्छी खबर आ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपके बचपन में और फिर हमारे बचपन में बल्कि ये होता रहा है कि मैं आपकी उम्र नहीं पूछूंगी, ऐसे पूछ सकती हूँ? नहीं बिल्कुल पूछो, मैं 50 क्रॉस कर चुकी हूँ। लेकिन सियासतदान या अगर आप पब्लिक फिगर है तो आपकी उम्र छुपी नहीं रह सकती। गूगल पे सब कोई वो ये बल्कि ग्रेस के साथ हमें ऑन करना, ये कॉम्प्लेक्स की बहुत प्यारी बात, ये वो कॉम्प्लेक्स हैं जो इंसान उन जो हमारे माशरे से खत्म होने चाहिए, ये उन लोगों को मैटर करता है जिनके लिए ये बाकी लवाजमात जो है उन्होंने, जिन्होंने जिंदगी में हर चीज हासिल कर लिया, उनके लिए ये चीजें ग्रेस के साथ बताएंगे मैंने इतने साल गुजार लिए, मैंने सीखा, मैंने इतना सीखा। ठीक है, बहुत प्यारी बात। अच्छा डॉक्टर साहब, बचपन की ईद जब हम देखते थे तो कुछ साल पहले ऐसा एक रिवाज था आम कि बकरा या गाय या जो जानवर है वो पहले ख़रीद लिया जाता था और कुछ दिन उसको घर में रखा जाता था। बच्चे बड़े अटैच्ड हो जाते थे और बड़े मानूस हो जाते थे। फिर जब उसकी कुर्बानी होती तो बाकायदा जो घर में सबसे छोटा बच्चा होता तो बाकायदा आंसुओं के साथ रोता था। अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है क्योंकि वक्त नहीं है लोगों के पास, तो लोग ईद से एक दिन पहले जाके जानवर खरीदते हैं। तो मेरा सिंपल सा सवाल ये कि क्या उस जानवर से उतनी अटैचमेंट हो सकती है? देखिए, जो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ा क्लियर है। कुर्बानी कहते ही उसको है, उस चीज़ को आप सेक्रीफाइस करते हैं जिससे आपकी अटैचमेंट और ओनरशिप हो, जिससे आपकी अटैचमेंट नहीं है। एग्जैक्टली यही मेरा सवाल था। वो किसी सूरत भी आपको वो फीलिंग नहीं आ सकती कि आपने को अपनी चीज़ जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने रब की खुशनुदी के लिए, उसके अहकामात को बजा लाने के लिए आपने कुर्बान कर दी। असल में अभी जितने हम दीन से दूर हुए हैं उसके साथ साथ हमारी अखलाकियात, हमारी सोशो कल्चर, रिलीजियस वैल्यूज़ जो है वो भी डिटोरिएट हुई हैं। हमारे वालिदैन जो है वो हमें उस कुर्बानी के कॉन्सेप्ट को उस जानवर से मोहब्बत करके बताते थे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। हमारी ना माँ के पास दौरे हाज़िर की के पास वक्त है, ना वालिद के पास वक्त है। वो एक ज़िम्मेदारी समझ के, सिर्फ एक सोशल सिंबल समझ के, एक समझे कि अपने
फर्ज समझ के कि जी हमने शरीक बरादरी में सिर्फ एक अपनी नाक के लिए कि जी मैं कुर्बानी की थी है, हालांकि उस कुर्बानी का कोई फायदा नहीं है जिसके पीछे वो फिलॉसफी अटैच नहीं है कि वो कुर्बानी हो क्यों रही है। और नौजवान नस्ल जो मैं देख रही हूँ, हमारे बच्चे भी सारा दिन हमारा इसी उस चक्करबाजी में गुजर जाता है। फ़ोन कौन सा नया आया किस ब्रांड का फ़ोन और कपड़े होने चाहिए, और मेरे हाथ में, यानी मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे हाथ में फ़ोन कौन सा होता है। यानी मुझे ज़रूरत के लिए चीज़ चाहिए ना, सबको पता है कि मैं जोन सा चाहूंगी मैं खरीद लूंगी, लेकिन देखना ये कि मैं लेकिन आप उसका कंफर्टेबल नहीं, मैं कंफर्टेबल। अच्छा ये मसला मेरे साथ भी, मेरा फोन है तो मुझे मैं किसके साथ किस फोन पे कंफर्टेबल, ठीक किस तरह से मेरी मतलब उस बैगेज को जहाँ आपने इतनी और खपाई हैं, तो उस आप अपना कंफर्ट, वो भी एक कॉम्प्लेक्स का शिकार होके लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास देखिए मेरे पास बड़ा फोन। फिर मैं एक इंटरेस्टिंगली आपको बात बताऊं कि एज अ मिनिस्टर हम मुख्तलिफ विजिट पे जाते, मुख्तलिफ ब्रांड्स के बैग पकड़ना, 10-10, 15-15 लाख के बैग्स उठा के महंगे तरीन जूते पहन के ये शो करना कि भी मेरा कोई बहुत अपर क्लास से ताल्लुक है, मैं एलीट क्लब से मेरा ताल्लुक है। मेरा ये बिलीफ है, आपने कभी आज तक मेरे हाथों में कोई ज्वेलरी नहीं देखी होगी, उस तरह कोई उस तरह के बैग नहीं देखे होंगे, कोई मुझे उस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूँ। बहुत प्यारी बात। जिनको पता है ना वो कौन है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बातें सुन के जो लोग सुन रहे हैं कुछ लोग सीखें। नहीं, सीखना क्या है, वो तो वालिदैन ने सिखाना है, मैंने क्या सिखाना है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिंदगी की ठोकरें भी कुछ सिखा देती ना डॉक्टर साहब। वो पैसे जो हैं जो आपने नमूदो नमाइश पर खर्च करना, वो आप किसी की मदद, वो किसी की मदद करें, बड़ी प्यारी वो इस मुल्क की बेहतरी पे लगाएं, किसी मुस्तहिक नादार की जिंदगी को बेहतर करने के लिए उस पर इन्वेस्ट कर दें। और वो जो नशा है वो मैं आपको बताऊं कि हीरोइन से भी बुरा नशा है, और मैं उस नशे का बहुत बचपन से शिकार हूँ। बहुत अर्ली चाइल्डहुड में मेरी अपनी पॉकेट मनी जो थी वो मेरे उन स्कूल की मुस्तहिक और नादार मेरी दोस्तें जो गरीब घरों से थी, और वही क्रेडिट मेरे वालिद को जाता है, क्योंकि जो पॉकेट मनी हमें मिलती थी, जितने पैसे उतने पैसे वो हमें अपनी दोस्तों के लिए देते थे कि अकेले कैंटीन पे नहीं जाना, कि मैं दंदनाती जा रही हूँ कि मैं मलिक साहब की बेटी हूँ जनाब, मैं आई कैन अफोर्ड, मेरे वालिद ने मुझे इतने पैसे दे दिए तो मैं अकेली जाके कैंटीन पे अय्याशी कर रही हूँ। नहीं, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी दोस्तें जिनको पॉकेट मनी नहीं मिलती वो तुम्हारे साथ जाएं और तुमने उनको भी खिलाना, अकेले नहीं खाना। और मेरा टिफ़िन जो था स्कूल में आज तक खुद नहीं खाया था। अच्छा, खिला कर आ जाए। मेरी वालदा सारी रात बैठ के वो बादाम गरियाँ डाल के खीर बनाती थी और ज़बरदस्ती मुझे खिलाती थी, तो वो मेरे टिफ़िन में मेरे बैग में जाता था। लेकिन मेरी ऐसी दोस्तें जिन्होंने कभी ज़िंदगी में उनके लिए मसाइल थे, तो वो मेरे टिफ़िन को खाती थी, निकाल के खा जाती थी। तो हमें हमारी वालिदैन ने ये ट्रेन किया, जो स्कूल का चौकीदार, स्वीपर, आया, गार्ड, जिसका जो मसला है, मैं यानी हेड गर्ल थी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी, अर्ली स्कूलिंग में उनके अंबार मसाइल के मैं जाके अपने फादर के सामने रखती थी, तो वो हंस के मुझसे पूछते थे को रह गया। यानी तभी से आपकी सियासतदान की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी? वो तो मेरी बहुत अर्ली चाइल्डहुड में हो गई, अपने दादा के गोद में हो गई कि जब वो पंचायत लगाते थे वहाँ कहाँ थाने कचहरियाँ थी, कत्ल के मुकदमों के वो फैसले करते थे, लेकिन तराजू पकड़ के करते थे। उसकी ज़द में को अपना भी आता था तो वो एक जैसा इंसाफ था। तो वो कॉन्फिडेंस, वो इंसानियत से मोहब्बत, रिश्ता। फिर जब मैं इधर एफजे में आई हूँ, फातिमा मेडिकल कॉलेज में, असल में लोगों के सामने जो मेरा रूप है ना फिज़ा, वो है एक खौफनाक सा, उससे वाला, एक मार दाड़ वाला, ला 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 वाला। जो असल डॉक्टर फिरदौस है वो तो लोगों को पता ही नहीं। आज हम बता रहे हैं ना लोगों को, आज डॉक्टर फिरदौस अंदर से बोल रही हैं जो असल है। जो असल डॉक्टर फिरदौस है उसका तो लोगों से मोहब्बत का रिश्ता इतना मजबूत है, इतनी काइंड है, इतनी कि उसने अपनी पॉकेट मनी से लेके हर वो चीज़ जो मेरे लिए जितनी भी मुझे
अच्छी लग रही हो, अगर वो मेरी किसी दोस्त को पसंद है, वो मेरी क्लास फेलो को पसंद है, तो वो उसको दे देनी है और ये पूछना भी नहीं है कि आगे क्या होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ज़रा बात लाइटर नोट पे भी, और ये वैसे सीरियस बात भी है, कुछ ये बचपन से ट्रेनिंग होती है मेरे ख्याल से, बच्चे की बचपन से फितरत होती है कि अभी भी आप अपनी फैमिली में भी बहुत से बच्चे देखेंगे, इर्द गिर्द देखेंगे बच्चे, आपकी फैमिली में भी वैसे आप देखेंगे तो बच्चों में भी ट्रेनिंग होती है कि कुछ बच्चे होते हैं जो अपना लंच बॉक्स आपकी तरह शेयर करते हैं, और कुछ इतने मासूम होते हैं कि घर आके मामा को बताते हैं कि अम्मा मैं तो सारा लंच बॉक्स वो फ्रेंड ने खा लिया। वो छोटे छोटे होते हैं, बेसिकली वो बांटने वाले बच्चे होते हैं, बड़े होकर भी सखी होते हैं, सखावत उनके अंदर होती है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं मार कुटाई करने वाले, छोटे छोटे बच्चे ही मार के दूसरे से छीन लेते हैं, नहीं तो फिर वो बड़े होके भी उसी फितरत पे बड़े हो रहे होते हैं। वही बात तरबियत की बात आप करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर का माहौल, हाँ, और माँ का उसमें बड़ा अहम रोल है। और मैं फिजा आपको बताऊं कि हमारी वालदा, चूँकि हमारा डेरेदार सिस्टम था, उस डेरेदारी सिस्टम में होटल्स जो थे वो तो दूर दूर तक कोई नहीं थे जी। और जो हमारे वालदैन हैं वो डालडा में खाना नहीं खाते थे, देसी घी में खाते थे। तो वो बेइज्जती समझते थे कि कोई मेहमान आए तो उसको होटल से खाना खिलाया जाए। अच्छा, वो घर का खाना जो है उसको पेश करना। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो खाने के टाइम ना, एन खाने के टाइम मेरे वालिद साहब को सलाम करने आते थे कि वो उन्हें पता था कि अब खाने के बगैर जाने नहीं देना। तो वो घर में आपने कितना खाना पकाया होता है, एक घर में मैक्सिमम 30-40 लोगों का एक्स्ट्रा पकेगा ना डेरे पे खाना जाने के लिए। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारी खाने के टेबल पे हम बैठे होते हैं तो आपको बहुत भूख लगी हो, आपके सामने खाना पड़ा हो और मुंशी दौड़ता हुआ आ जाए और वो आके जो है वो वालदा हमारी को कहना कि वहाँ लोग ज़्यादा हो गए हैं, तो हाजी साहब ने कहा है कि खाना और ले आओ। तो उन्होंने हमें ना, उन्होंने ये सोचना कि भाई ये बच्चे हैं खाना खा रहे हैं, मैं इनके आगे से उठाऊंगी तो इनके ऊपर क्या बीतेगी। उन्होंने वो सारा खाना उठाना, पैक करना और मेरे वालिद साहब को भिजवा देना, मुंशी कहना ले जाओ ले जाओ। अब सारे बच्चे बड़े शरीफ थे, मेरे बहन भाई, वालदा ने किसी को रस पकड़ा देना, किसी को ब्रेड दे देनी, किसी को बिस्किट दे देना, किसी को केला पकड़ा देना, या जो भी फ्रूट घर में होना कि तुम लोग ये खाओ खाओ अभी बन जाएगा, अभी वेट करो वेट करो। अब मेरे आगे जितनी प्लेटें होती थी मैं वो तोड़ती थी कि हम किस घर में पैदा हो गए कि ज़बरदस्त भूख लगी हो तो आपके आगे से को खाना उठा ले और खाना कहीं और भेज दे। तो ये बदले में देखे ना आपको फ्रूट रस सब कुछ मिलता भी तो था। देखिए उसमें अब उस वक्त हमें ये बातें बहुत बुरी लगती थी। हम ये कहते थे कि हम किस घर में, और अब समझ आया कि वो क्यों होता है। जो हम जिंदगी में आगे बढ़े हैं और ज़िंदगी की हकीकतें हमने देखी हैं तो हमें एहसास हुआ है कि हमारे वालिदैन वक्त के वली थे। उन्होंने किस तरह हमें ट्रेन किया कि जहाँ आपको दूसरे की ज़ात आ जाए तो वहाँ अपनी ज़ात की कुर्बानी दे दो। अपनी भूख जो है उसको आप जो है वो अपने अंदर जज़ब कर लो, लेकिन भूखे को खाना खिलाओ। तो डॉक्टर साहब जो सियासत है, सियासत भी तो इबादत है, लेकिन अब दिल पे हाथ रखिए और बताइएगा कि कितने सियासतदान, आपका तो इतना एक्सपीरियंस, इतना तजर्बा है, मुख्तलिफ सियासी जमातों में आपने काम किया, कितने सियासतदान, कितने परसेंट, जरा परसेंटेज बता दें, किसी का नाम लेने कोई नाराज़ नहीं होगा, कितने परसेंट सियासतदान 100 में से कितने परसेंट इसको इबादत समझ के करते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि जो मेरा तजर्बा है, चूँकि मेरी सारी फैमिली मेरे पैदा होने से पहले सियासत नाम ही सोशल वर्क का है जी, सियासत नाम ही खिदमत का है, और ये गॉड गिफ्टेड आपको फैमिली के अंदर, आपके खून के अंदर, आपके जीन्स के अंदर जो चीज़ आपको मिलती है वो आगे चलती है। मैं समझती हूँ कि सियासत के अंदर ये शेवा पैगम्बरी है। कोई भी शख्स जिसने नेक नीयती से 100% अपने लोगों को के मफाद और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है तो वो पे बैक उसको मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों के लिए सोचें तो अल्लाह आपके लिए ना सोचे। आप नियत भी कर ले तो आप देखिए, नियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। आपके सामने हूँ कि मैं
बहुत ज़्यादा एक खातून होते हुए, क्योंकि सबसे मुश्किल काम वोट की सियासत है ना। रिजर्व सीट तो आसान तरीन है कि आप नॉमिनेशन लें। आप अच्छा, ज़्यादातर खवातीन वैसे मतलब रिजर्व स्पेशल सीट्स पर होती हैं, तो आप हल्के की सियासत करती हैं 99%। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है खातून के लिए हल्के की। आपको घर घर फिरना है, आपको किसी का फातिहा हुआ है तो मेरे लिए डबल जेपडी है, क्योंकि मर्द ने बाहर जनाजा पढ़ना है और चले जाना है। मैंने बीइंग अ वुमन, मुझे उस मर्द के साथ भी जाके फातिहा पढ़नी है, तुम औरतों में भी जाके पढ़नी है। उस घर में मैंने 2 जगह बैठ के फातिहा पढ़ना है, एक दफ़ा मर्दों में, एक दफ़ा औरतों में। इसी तरह शादियों में एक दफ़ा मर्दों की तकरीब में जाना है, एक दफ़ा ख़वातीन की तकरीब। मेरे लिए कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जो सवाल आपका था ना, हर जगह पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कुछ लोगों ने सियासत को रोज़गार का ज़रिया बनाया, कुछ लोगों ने सियासत को कारोबार के लिए चुना, कुछ लोगों ने सियासत को हकीकतन खिदमत खल्क के लिए चुना। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि जो आपके लोग होते हैं ना, वो बेहतरीन जज होते हैं। वो आपको, आपके अमल को बहुत बारीक बीनी से जानते हैं। नीयतों को अल्लाह जानते हैं, अमल को आपके लोग जानते हैं। अब नहीं, कई दफा लोग गलत लोगों को भी तो सपोर्ट कर जाते हैं। वो कहीं मिसगाइड हो जाते हैं। उसमें आप सिस्टम कहेंगे, हाँ। वो लोगों का कसूर नहीं होता। ठीक है, आपका सिस्टम जो है ना, वो कुछ हाईजैकर हैं जो उसको हाईजैक कर लेते हैं, वो मैनिपुलेट कर लेते हैं, वो मैनेज कर लेते हैं चीज़ें, वो इंजीनियर कर लेते हैं बेनिफिट्स को। और वो लोग जो हैं वो वक्ती तौर पे कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो एक्सपोज हो जाते हैं, वो जल्द एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कामयाबी जो है वो एक सूडो फॉर्मेट से बनती है और वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। जो आवाम में रहने वाले लोग हैं वो हार भी जाएं तो वो लोगों के दिलों पे हुकूमत करते हैं। और जो नौसरबाज 2 नंबर मफाद परस्त सिर्फ यरगमाली चंद अपने नौ दौलती अपने पैसों के सर पे खरीदो फरोख्त करके अगर वो जीत भी जाते हैं तो लोगों के दिलों में मर जाते हैं, वो जिंदा नहीं रहते। अच्छा, बड़ा कंपैरिजन चल रहा था पिछले दिनों में, बल्कि मुझे ब्रेक का काजर, ब्रेक के बाद बहुत से सवाल हैं, जरा एक सवाल छोड़े जाते हैं डॉक्टर साहिबा के लिए लाइटर नोट पे कि डॉक्टर साहिबा ने जब बताया कि मैं भी बाहर डॉलर्स में सैलरी छोड़कर पाकिस्तान में रह रही हूँ और मैं सियासत कर रही हूँ और पाकिस्तान के अवाम के लिए, और मैं अपने मुल्क में रहती हूँ, मैं यहाँ रहना पसंद करती हूँ, तो बड़े लोगों ने सोशल मीडिया पे आपको तनकीद का निशाना बनाया। तो क्या बाहर रहकर सिर्फ डॉक्टर शहबाज गिल ही डॉलर्स कमा सकते हैं, डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा क्यों नहीं कमा सकती थी? इस पर लोगों ने क्यों इतने एतराज़ात किए और ये सोशल मीडिया पे चीज़ें ट्रेंड करती रही? ये और बहुत से सवाल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिन लोगों ने अभी बोल न्यूज़ लगाया है उन तमाम लोगों को, पूरे अहले वतन को जो पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, सबको ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा मेरे साथ मौजूद है। जैसे कि उन्होंने ब्रेक से पहले कहा कि सबको लगता है कि डॉक्टर साहिबा बड़ी दबंग हैं और बड़ी वो मतलब बड़ी मर्दाना सी उनकी एक पर्सनैलिटी कि मर्द भी ज़रा घबरा जाते हैं उनसे, लेकिन मेरे अंदर का ये जो रूप है ये लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा, ये देखा होगा। तो बड़ी काइंड, बड़ी सॉफ्ट हार्टेड और अपना लंच जो है बचपन में सबको करवा कर आ जाती थी, खुद नहीं खाती थी। ये बात वैसे मुझे बड़ी अच्छी लगी। आज डॉक्टर साहब मैंने ब्रेक से पहले एक सवाल छोड़ा था कि आपने वो एक बयान दिया था कि डॉलर्स में मैं सैलरी छोड़कर वहाँ से आई थी और कुछ लोगों ने बड़ा तनकीद का, बल्कि मैं अगर माजरत के साथ ही लफ्ज़ कहूँगी कि लोग तमस्कुर का निशाना बनाना शुरू हो जाते हैं। और इस सोशल मीडिया से मैं बहुत तंग हूँ कि किसी की भी पगड़ी उछालना शुरू कर दी जाती है और जो उछाल रहे होते हैं उनकी अपनी क्या अचीवमेंट्स हैं, कुछ भी नहीं होती। तो क्या ये समझते हैं लोग जो तनकीद कर रहे थे सिर्फ डॉक्टर शहबाज गिल वहाँ बैठ के डॉलर्स कमा सकते हैं? डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा जिन्होंने MBBS किया, सर्जरी। बात ये है फिजा के जो एक परसेप्शन है ना, जी जी, वो डिफरेंट है और जो रियलिटी है वो डिफरेंट है। परसेप्शन, चूँकि मैं मर्दों के साथ सियासत करती हूँ और जिस एज से मैंने सियासत शुरू की वो 22 साल तो मुझे हो गए हैं। हाँ। उस फील्ड में एक्टिव पॉलिटिक्स में फर्स्ट टाइम मैं पार्लियामेंट में 22 साल पहले आई थी। तो मुझे बताएं कि इस माशरे में, मर्दों के माशरे में एक सिनफ नाजुक बन के आप शर्मीली अटकेलियाँ लेती और अदाएँ दिखाती कोई खातून जो है हल्के की पॉलिटिक्स कर सकती और उसको सीरियस भी नहीं लिया जाएगा। और वो एक अदाकार तो हो सकती है, वो किरदार नहीं हो सकती। बिल्कुल। और किरदार बनने के लिए आपको अपने ऊपर एक
ऐसा रूप धारना पड़ता है कि हर एक को आपसे बात करते हुए 100 दफ़ा सोचना पड़े कि भी मैं कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू ना करूं, ना मैं ऐसा कोई मतलब इशारा दे दूं कि जिससे ये स्मेल आए कि मैं को फ्लर्ट कर रहा हूं, या मैं कोई, ज़ाहिर है हमारी नेचर है माशरे के अंदर, तो वो मजबूरन मुझे ये सब कुछ इसलिए करना है कि आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, आई हैव टू प्रिटेंड। और अब एक ऐसा इमेज है कि भाई आप मत भी घबराते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ लोग MNA MPA बनते हैं बैरून मुल्क सैर तफरी के लिए जाने के लिए, या अक्सरियत ये होती है कि भी किसी कॉन्फ्रेंस में हम जाएं, किसी जगह हमें इनविटेशन आए, हम बाहर उस कॉन्फ्रेंस की आड़ में को घूम फिर आए। डॉक्टर फिरदौस को अल्लाह ने ये एजाज़ दिया कि जिस वक्त मैं आज से 22 साल पहले पार्लियामेंट में आई, तो मैं 92 कंट्रीज़ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके आई। मेरे सर पे दुपट्टा लेने का और एक मतलब पेंडू सा माहौल बना के चलने फिरने का मतलब ये नहीं कि मुझे दुनिया का पता नहीं है। मैं 92 कंट्रीज़ में इनके 5 बड़े आज़म नहीं, ये तो बड़ा ग्रेस, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, बड़ा ग्रेसफुल लगता है। मुझे पता है उस पर भी बहुत सारों को तकलीफ है, दुपट्टा मेरा नहीं, मेरे ख्याल से बल्कि ग्रेसफुल है, बहुत सारों को तकलीफ भी देता है। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैंने पाकिस्तानी औरत होते हुए उन 92 कंट्रीज़ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और दुनिया के 5 बड़े आज़मों में 96 में मैं पहली दफ़ा मलेशिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गई, और फिर उसके बाद लगातार 2002 तक मैंने एशिया, यूरोप, कैरेबियंस, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इन 5 बड़े आज़मों में 92 जो हमारे वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ के मेंबर्स थे, वहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। जब मैं पाकिस्तान आई तो आई वॉज सैचुरेटेड। ट्रैवलिंग मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम हो गया, क्योंकि वो कर कर के मैं थक के आई थी ना। मुझे ना दुनिया का कोई ऐसा कोना है कि मुझे ख्वाहिश हो कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, ना कोई ऐसा बड़े आज़म है जहाँ पे मैंने नहीं देखा उनकी सोशो कल्चर। मतलब सियासत में आके आपने ट्रैवल को ज़्यादा अवॉइड किया, आपने उसकी वजह ये थी ना कि आप ऑलरेडी वो ट्रैवल कर चुकी थी। मैं दुनिया के चप्पे चप्पे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके उन ममालिक के जो सोशो कल्चर रिलीजियस वैल्यूज़ थी उनको देख आई, समझ चुकी थी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब मैंने इंडिया को डिफीट किया, मैं एज अ यंग एक्टिविस्ट एंड यूथ लीडर के तौर पे रिप्रेजेंट कर रही थी पाकिस्तान को, तो इंडिया के सिटिंग जनरल सेक्रेटरी को मैंने हराया। और जब से पाकिस्तान बना फिज़ा, इंडिया ने पाकिस्तान को स्पेस नहीं दी वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ में। उसकी वजह क्या है कि इंडिया का ये क्लेम है कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है ना टोटल, उससे ज़्यादा हमारे यूथ है, लिहाजा एशिया में या पहले सार्क रीजन में नॉमिनेशन इंडियन की होगी, उसके बाद जो है वो चाइना एशिया के अंदर होते हुए फिर एशिया पैसिफिक के बाकी। तो हमारा पाकिस्तान का ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने इंडिया को कहा कि ऐसा नहीं होगा, नॉमिनेशन नहीं होगी, सिलेक्शन नहीं होगी, इलेक्शन होगा। और एशियन यूथ काउंसिल से हमने पहला इलेक्शन कराया कि एशिया से जो इलेक्ट होगा वो एशिया से जाएगा वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ में नुमाइंदगी करने। इंडिया चूँकि मैनिपुलेट करके ये सार्क रीजन में उनको छोटे मोटे लालच दे के तो वर्गला के जीत जाता था। आपकी बहन को ये एजाज़ हासिल था कि हमने उधर पहला फड्डा किया, फड्डा ये किया कि तेरी ऐसी की तैसी, ऐसे नहीं चलेगा, इलेक्शन होगा तो तुम्हें क्यों नॉमिनेशन मिले जी, हु इज़ नॉमिनेटिंग। मैंने फिज़ा 2012 में ना ओल्ड एज होम बनाया, ये किसी बदबख्त को नहीं पता होगा ना कि डॉक्टर फिरदौस का ये भी काम था। आज डॉक्टर फिरदौस को अंदर से जान रहे हैं क्योंकि जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो हर दूसरे दिन जब मैंने डेरे पे होना तो किसी ने माँ ने रोते हुए आ जाना कि मुझे मेरे बेटे ने निकाल दिया, किस बहू ने निकाल दिया, किसी वालिद ने आ जाना कि मैं
मेरा कोई औलाद नहीं है तो रिश्तेदारों ने निकाल दिया है, किसी ने किसी तरह आना, तो मैंने इक्का दुक्का करके उनकी मैनेजमेंट करनी। लेकिन वो रोज़ का काम, अब मैं अपने डेरे पे कितने लोग किस तरह रख सकती थी। मैंने सोचा कि इनके लिए मुझे एक ओल्ड एज होम बनाना चाहिए और उसका नाम हमने मस्कन रखा। अच्छा। और मस्कन के अंदर एक फुल फ्लैश्ड बिल्डिंग बना के उनको 2012 से हम फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, उनके और घर जैसा कंफर्ट और हर तरह का लाइवलीहुड दे रहे हैं। हर मेरी ईद और हर मेरी बर्थडे उसका केक वहाँ काटा जाता है। और आप वहाँ जाती हैं, बर्थडे का केक होता है और आप भी साथ होती हैं, आपकी गैर मौजूदगी में नहीं काटा जाता? बिल्कुल काट। डॉक्टर साहिबा, अच्छा मूवीज देखने का शौक है? देखिए फिल्में का, अच्छा लास्ट फिल्म कब देखी थी? वैसे टाइम मिलता है? टाइम कोई नहीं मिलता, लेकिन मुझे मूवीज उस वक्त मैं देखती थी जब मैं बहुत ट्रैवल करती थी, आपको पता है। लेकिन कुछ सियासतदान तो पूरे सीजन्स देख लेते हैं, लोग कहते देखें भी, आप भी देखें। मैं चूँकि फ्लाइट में लंबी फ्लाइट्स, आपको ब्राज़ील जा रहे हैं तो जिम्बाब्वे जा रहे हैं, वैसे उसमें आप अपने फोन में डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। नहीं, एयरलाइन के अंदर ही वो जो लंबी फ्लाइट है, आप कितने घंटे सोएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 घंटे सो लेंगे जहाज़ में। उसके बाद वाला जो टाइम आपने क्या करना है, फिर वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती थी कि मैं वो मूवीज टू वॉच मूवीज। और उसमें अच्छा, फिल्म कौन सी पसंद है? जरा कोई 2-3 फिल्में बता दे आपको पसंद हो। आज हम कभी कोई इस तरह से मौका ही नहीं मिला पूरी मूवी। चलिए, कोई एक्ट्रेस आपको जो बहुत पसंद हो, जो आपको शुरू से बहुत अच्छी लगती हो, हीरो कौन पसंद रहा? देखिए, हमें जो ना ये चुम्मा चट्टी वाले हीरो जो है इस वक्त बिल्कुल ये हमें कतन कोई इनका नहीं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट भी तो रहे हैं ना जिन्होंने एक्टिंग की ना, जिन्होंने हमारे पाकिस्तान के अंदर जो रहे, आप देख ले, वहीद मुराद जैसे लोग, बहुत क्लास, शाहिद लोग, मोहम्मद अली जैसे लोग, और ये इन लोगों ने, ज़ेबा जैसी, जिन लोगों ने हमारी वैल्यूज़ को साथ प्रोटेक्ट किया। बिल्कुल। और इंडियन कल्चर के साथ, देखिए हमारा अगर कल्चर एक होता है इंडिया का और पाकिस्तान का, तो हमें उनसे डिसोसिएट होने की ज़रूरत ना हो। बहुत प्यारी बात। हमारा नज़रिया अलग है, हमारा दीन अलग है, हमारी सोच अलग है। मुझे किसी ने कहा कि आप ब्रांड इंट्रोड्यूस कराएं कपड़ों का। जी जी। मेरे पास आके उन्होंने कहा जी हमने आपका ब्रांड इंट्रोड्यूस कराना है। मैंने कहा जी आप करें, लेकिन मेरे ब्रांड में दुपट्टा कंपल्सरी है। ठीक है। अगर किसी ने दुपट्टा लेना है तो वो मेरे कपड़े पहन लें। ठीक है। अगर किसी ने नहीं लेना तो वाह यार इतने जाके जो और किसी ब्रांड से जाके वो कर ले, क्योंकि हमने अपनी नस्ल को ये बताना है कि आप बाया के अंदर भी खूबसूरत दिखाई दे सकते हो, आप स्कार्फ में भी अच्छे लग सकते हो। आपकी जो प्राइवेट लाइफ है ना, आप अंदर अपनी प्राइवेट लाइफ में जो मर्जी करें, जिस तरह की मर्जी, लेकिन बाहर जाने का एक तौर तरीका जब आप मुआशरे में बाहर निकलो और आप दूसरों के साथ, दूसरों की नज़रें आपका पीछा करें, तो फिर उन बच्चियों को ये तरबियत दें कि वो अपने लिबास से अक्कासी करें कि वो एक मुस्लिम मुआशरे का हिस्सा है। अगर आप अपनी 4 दीवारी के अंदर आप दुपट्टा लें ना लें, स्लीवलेस पहने, जिस तरह के मर्जी सी थ्रू पहने, लेकिन जब आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आप एक पाकिस्तानी औरत और एक मुसलमान औरत की रिफ्लेक्शन आपने देनी है, तो देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी मोर वॉचफुल। और ये चीज़ किसने बतानी है? वो तो बच्ची है, उसको तो नहीं पता अपने अच्छे बुरे का, ये उसकी माँ ने बतानी है। और अगर माँ को खुद पता होगा तो वो बताएगी। आज की माँ जो है उसको तो खुद पता नहीं है कि वो खुद जो है गुमशुदा अफराद में है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि ये जो उसके असल काम क्या थे। वैसे आप गहरी बात कर रही हैं। असल जो उसका काम था वो नर्सरी तैयार करना, वो यूनिवर्सिटी बनाना, जो घर में जो उसके घर से शुरू हुई ना, पहली यूनिवर्सिटी, पहली दर्स का उसकी गोद है, उस माँ की गोद है। आप देख लें, हमारी टाइस थी, हमारी माँ उस वक्त तक सोती नहीं थी जी, जब तक हमें वो गरम खाना नहीं दे देती थी। हमारी टेक केयर की, हमें अच्छी डाइट दी। अब हमें बताएं कि ये जो बर्गर फैमिली है
कि माँ जो है जान छुड़ाने के लिए जंक फूड खा रहे हैं, वो सब बच्चों को पैसे भी दे खिला रही रहे हैं। है कि पिज़्ज़ा मंगवा लो, बर्गर मंगवा लो, तुम शवरमा मंगवा लो। वो जिसने खाना शवरमा है और पिज़्ज़े खाने हैं और बर्गर खाने हैं, तो वो तो इस मुल्क की वो भाग दौड़ संभाल सकते हैं। वो फार्मी चूज़े जो हैं वो बच्चे ने वो फार्मी चूज़े हैं ना जी। हम जो ना देसी घी खाया आपने, ना आपने ऑर्गेनिक फूड खाई। नहीं, उसकी वजह ये ना कि आपने कैसे फाइट करना है। आप देखें थोड़ा सा उनको चलाएं, एसी से बाहर निकालें। तो हम वो बच्चे थे जिन्हें वालिदैन पकड़ पकड़ के घरों में लाते थे। हाँ क्या भाई घर आए अब बस करें, खेलना सोएं। जी। तो ये वो बच्चे हैं जिन्हें पकड़ पकड़ के हम बाहर लेके जाते हैं कि बेड से उठो जी। अब तो बच्चा पैदा बाहर जाके एक्टिविटी करो, को खेलो कूदो। डॉक्टर साहब वैसे ये बड़ी खतरनाक चीज़ है कि जब बच्चे अभी देखें ना, 1 साल का बच्चा होता है, 1.5 साल का बच्चा होता है, उसके हाथ में फ़ोन होता है। अब मैं 2.5-3 साल के बच्चे को आप देखें तो पूरा फ़ोन उनको ऑपरेट करना आता है कि हमारी वो जो मतलूबा चीज़ है वो कहाँ से निकलेगी। वो जो कार्टून्स होते हैं, नहीं डिफरेंट चीज़ें, ये भी क्राइम है। जी जी। और ये और देखिए बच्चे की आई साइट के लिए मुझे बताएं, आप एक डॉक्टर भी। ये सोशल क्राइम है क्योंकि उस बच्चे को उस फोन के अंदर जो कुछ है उसको नहीं पता। ये माँ जो है अपनी जान छुड़ाने के लिए कि इसको खेलने दो, ये लो, मुझे लोरियां ना क्या मुझे जो है उसके साथ टाइम ना स्पेंड करना पड़े। वो बच्चा जो ग्रो करता है उसको एडिक्शन हो जाती है। वो फिर फोन के अंदर सर्च करके उस गंद तक भी जाता है जो उसको नहीं देखना चाहिए। ये बड़ा गहरा पॉइंट है। और माएँ फ़ोन दे के आज़ाद हो जाती हैं। और ये आपको मैं बताऊं कि जितना चाइल्ड अब्यूज़ है, जितना इस वक्त आपकी जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, जो बच्चों के साथ असाल्ट और जिस तरह के आप चीज़ें माशरे में देख रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये मोबाइल है। जो प्री मेच्योर माइंड, यानी बच्चों पे नजर रखना माँ बाप की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उनको फोन दें लेकिन देखिए वो चेक क्या रहा है। वो थोड़ी है कि माँ सो गई है और उसके बाद वो सारी रात जाग रहा है और वो कौन सी साइट्स देख रहा है, वो क्या कर रहा है। असल में आपने उसकी तबाही का उसको लाइसेंस दिया है, ठीक है, फोन नहीं है। हाँ। ये उसकी तबाही का लाइसेंस है। अगर आप किसी को महसूस नहीं करते, कोई भी चीज जब तक आप काउंटर नहीं करते, उसको मॉनिटर नहीं करते, उसको आप एवेलुएट नहीं करते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एग्जैक्टली। और इस माशरे के अंदर मैं अगले दिन एक स्कूल के अंदर एज अ चीफ गेस्ट गई। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब स्कूल के अंदर गैंग बने हुए हैं। और गैंग के मसलन कि वो जो स्कूल के नौसरबाज बच्चे हैं, उन्होंने दूसरे स्कूलों के साथ मिलके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। अच्छा। एक स्कूल में लड़ाई होती है किसी वजह से, अच्छा, वो दूसरे में खबर पहुंची, वो बुलाते हैं कि भाई आ जाएं, तो फिर वो पूरा फिल्मी सीन के साथ उनकी टिकाई करते हैं। तो ये कभी नहीं हुआ था। अब ये इस वायरस की वजह से, इस फोन की वजह से सारा कुछ हो रहा है। ठीक है कि उन बच्चों को आपस अच्छा, तो गाइस से याद है, आपने भी किसी को, आपको याद होगा जरा वो वाकया भी बता दें जल्दी से कि क्या वजह क्या बनी थी। आज तक डिफरेंट स्टोरीज है ना, सारी बात बहुत नहीं, लेकिन इतना गुस्सा आपको आया कैसे? और देखिए हर चीज बर्दाश्त हो सकती है क्योंकि वहाँ कैमरास भी ऑन थे। बेइज्जती नहीं, इज्जत। ठीक है, सियासत करनी है आपने इज्जत के लिए। ये कहीं नहीं लिखा कि इज्जत लेने के लिए पहले आप बेइज्जत हो। जिसने मुझे गाली दी मैं उसकी जुबान ना खींच लूं, इसलिए कि मेरी माँ मेरा सासा है और मेरी माँ की गाली, वो गलीज जबान पे उनका नाम आए तो मैं वो जबान ना खींचूं। फिर वो ठहरता ना, वहाँ भागा क्यों था, उसको क्यों भागने की जरूरत पड़ी? देखिए एक बंदे ने गलत काम नहीं किया, अब उसको क्या जरूरत थी वहाँ दौड़े लगाने की? फिर चैनल वालों ने कुंडियाँ लगाई। चलिए डॉक्टर साहब, लास्ट पैगाम आया इस प्लेटफॉर्म से क्या देना चाहेंगे आज नाज़रीन को? देखिए मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि इंसान की जो सबसे कीमती चीज़ है उसकी जान है। और वो जान जो होती है, जो लोग इस मुल्क पे कुर्बान करते हैं, हम आज ईद जो है अपने बहन भाइयों, बच्चों, दोस्त अहबाब के साथ मना रहे हैं। उन लोगों को सोचें जो आज के दिन भी आपकी सरहदों पे खड़े होके आपके मुल्क का दिफा कर रहे हैं। ना वो अपने वालिदैन से मिल पा रहे हैं, ना उनके बच्चे जो हैं वो ईद वाले दिन उनको दस्तयाब हैं। तो उन लोगों की कदर करें। ईद के दिन जो है कम अज़ कम उनको ट्रिब्यूट पेश करें। वो आज आप अपने कल को जो आपका महफूज बना रहे हैं और अपना आज कुर्बान कर रहे हैं आपके कल के लिए,
उनको ज़रूर जो है ईद की खुशियों में शामिल करें। ख़ास तौर पे उन शहीदों को ज़रूर याद करें ईद के दिन, जिन्होंने अपने इस पाक सरज़मीन की हिफाजत के लिए अपना लहू दिया और ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आज हमने अंदर से फिरदौस आशिक अमान साहिबा को सुना और आपने जैसे कि कहा कि बहुत से लोग मुझे बड़ा दबंग और बड़ा फाइटर टाइप समझते हैं। हाँ। जो तो सीधा, लेकिन मैं इतनी काइंड हूँ, सॉफ्ट हार्टेड हूँ, या सेंस ऑफ ह्यूमर तो आपका सबने देखा होगा। जिसके अंदर चोर नहीं है ना जी, जो सीधा है उसको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और जिसके अंदर चोर है और जो ड्रामेबाजियाँ और नौसरबाजियाँ, तो फिर आपको पता है उनका इलाज फिरने चाहिए। चले, हमारी टीम तो बहुत सीधी है, हम सब बहुत सीधे हैं, मैं भी बहुत ये सारे जो हैं इनको मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं और ईद मुबारक। चलें जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।